हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, KVS, DSSB, UPSC, बहुत डिटेल से करेंगे हम, कुछ भी ना रहे। क्योंकि अभी मतलब प्राचीन भारत है वो अच्छे से, कोई भी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियोज, TGT, PGT, हिस्ट्री के लिए भी, नेट के लिए भी, आपके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक हमारा दूसरा चैनल है एम विद नैतिक भारद्वाज, वहाँ पे तो 900 वीडियोज हैं, वो ज़रूर देखिए। और रात को डेली 9 बजे हमारी क्लासेज होती है अकेडमी पर, वो भी ज़रूर देखिए। और जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एम विद नैतिक भारद्वाज का। और अगर आप PDF नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एम विद नैतिक भारद्वाज, NAITIK। यही तो हमारे चैनल का नाम है और यही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो एम विद नैतिक भारद्वाज। आज दोपहर 1:30 बजे क्लास होगी, जो हमारी 9 बजे क्लासेज होती हैं सिर्फ आज, बाकी दिनें 9 बजे ही होंगी। तो दोपहर 1:30 बजे जरूर देखिए अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लासेज। ताम्र पाषाण काल के बारे में कौन सा सही है? इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, बिल्कुल सही है। जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, बिल्कुल सही है। इसका मालवा का मृद भांड है वो ताम्र पाषाण मृद भांड में सबसे उत्कृष्ट है, बिल्कुल सही है। जो मालवा का मृद भांड है वो ताम्र पाषाण मृद भांड में सबसे उत्कृष्टम था, बिल्कुल सही है दोनों। और अहाड़ मध्य प्रदेश में स्थित है और ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे सी ये सही नहीं होगा, ये गलत है, बाकी A और B दोनों सही। यहाँ पे ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। देश की ऐसे विशाल भागों में ये फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक विशिष्टता थी। जो मालवा मृदभांड, जो ताम्र पाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्टतम थी। अहाड़ और जो गिलुंद है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाण के महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब जो अहाड़ है और जो गिलुंद है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाण का, मतलब ये अहाड़ में नहीं है। जी कहा है ना, ये वाला क्यों रोंग है? क्योंकि ये अहाड़ है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, अहाड़। और जो गिलुंद है वो पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में नहीं है जो अहाड़ है, और गिलुंद है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये तो सही है। लेकिन ये अहाड़ है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ये आपका आंसर होगा A और B, ठीक है, ये दोनों सही। नेक्स्ट देखिए, ताम्र पाषाण काल के बारे में ही हमसे यहाँ से पूछा है, कौन सा सही है? ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में विचार कीजिए कि कौन सा सही है। इस काल के लोग सर्वप्रथम तांबे और से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। जो ताम्र पाषाण काल के बारे में हमसे पूछा कि कौन सा सही है, तो इस काल में सबसे पहले तांबे से औजार बनाने की जो शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है ये। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही। ताम्र पाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का प्रयोग साथ साथ किया जाता था। इस काल में लोग गेहूं, चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे, और वे लोग मसूर, उड़द और मूंग, ये सभी दलहन और मटर पैदा करते थे, ठीक है। तो दोनों सही है। ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। इस काल में पत्थर और औजारों का भी साथ में प्रयोग हुआ था, और इस काल में के लोग गेहूं, चावल के अलावा बाजरे की भी खेती करते थे, और मसूर की दाल, उड़द, मूंग और दलहन जो भी दालें वगैरह है, और मटर पैदा करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? C आंसर सही होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल को तांबा वाली कहा जाता है? तांबा वाली किसे कहा जाता है? तांबवती या तांबा वाली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अहाड़ को। यहाँ पे B आंसर सही होगा, अहाड़। अहाड़ का प्राचीन नाम था वो तांबवती था, तांबा वाली था। अहाड़ के लोगों को
तांबा पास में मिलने के कारण धातु क्रम की जानकारी थी। आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण इन्हें धातु क्रम की जानकारी थी। तो आहार है जो तांबा वाले किसको कहा जाता था? आहार को। आहार था एक प्राचीन जिसका नाम पहले नाम क्या था? तांबा वाली था। और आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु क्रम की इनको जानकारी थी। बी आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोरवे संस्कृति से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जोरवे संस्कृति। आपको मैं इस तरह से तैयारी क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किया, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, KVS, DSSB, जो DSSB उसमें 12th लेवल का आता है, और हिस्ट्री, TGT, PGT सबके लिए इम्पोर्टेंट। हर चैप्टर का कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम पूरा पाषाण काल कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल ले रहे हैं, पाषाण काल कर रहे हैं, नव पाषाण, तो उनके बिल्कुल जहाँ से भी कुछ भी नहीं छूटेगा। इतने अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे आप, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो सबके लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जोरवे संस्कृति के बारे में कौन सा है? जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, गलत है। जोरवे संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। और इनाम गांव में नगरीकरण पाया गया था, ये भी सही है। तो ए यहाँ पे सही नहीं है, बी और सी सही है यहाँ पे। जोरवे संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, न कि नगरीय संस्कृति थी। कैसे थी जोरवे संस्कृति? ग्रामीण संस्कृति थी। जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। जो जोरवे संस्कृति थी वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती थी? पश्चिमी महाराष्ट्र में। और ज़्यादातर जो जोरवे संस्कृति थी वो महाराष्ट्र में ही। इस संस्कृति के निम्न पुरास्थल हैं वो अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, दैमाबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सही थे। ठीक है, जोरवे संस्कृति दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण के स्तर पर पहुंच गई थी। क्या था? वैसे तो जोरवे संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन जो इनाम गांव था और दैमाबाद था वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। दैमाबाद कहाँ है आपका? इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में। जो दैमाबाद था और इनाम गांव थी नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। अगर पूछ लिया जाए जोरवे संस्कृति कैसी थी, तो जोरवे संस्कृति थी वो तो ग्रामीण ही थी, लेकिन जो दैमाबाद था, इनाम गांव था, वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। यहाँ पे आंसर होगा आपका ये बी वाला। ओके, तो बी और सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में पूछा कि कौन सा असत्य है यहाँ से, और असत्य पे पहले सर्कल कर लीजिए, क्योंकि हमसे बहुत बार जो मिस्टेक होती यही होती है, हम ध्यान नहीं देते और आंसर क्लिक कर देते हैं। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, बिल्कुल सही है। और इस काल में लोग केवल काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे, ये तो सही नहीं है। हमसे असत्य पूछा है तो असत्य जो आपका आंसर होगा बी होगा यहाँ पे। आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, बिल्कुल सही है। आहाड़ के लोग थे पत्थर के बने घरों में रहते थे, और इस काल में लोग वस्त्र निर्माण विधि भी जानते थे, ये भी सही है। हमसे असत्य पूछा है तो असत्य होगा आपका बी आंसर सही होगा यहाँ पे। असत्य कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से हमसे असत्य पूछा था, तो यहाँ पे बी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले और लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे, चित्रित मृद भांडों का भी प्रयोग करते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। ठीक है, आपको पता होगा काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है कपास के लिए। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, ये अपना घर ईंटों से बनाते, कच्ची ईंटों से बनाते थे। पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, कच्ची ईंटों से अपना घर बनाते थे। परंतु अधिकतर मकान थे वो गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। परंतु आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। जो आहाड़ के लोग थे वो कैसे घरों में रहते थे? पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। ओके, तो जो ताम्रपाषाण काल के लोग क्या थे? कच्ची ईंटों के घर बनाते थे, और आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, बिल्कुल सही है ये भी। और क्या थे? ये जो ताम्रपाषाण के लोग थे वो से परिचित थे वस्त्र निर्माण से। ओके, यहाँ पे असत्य पूछा था तो असत्य आपका ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको सुमेलित करना है। क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल था जो किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था, वो कौन सा था? इनाम गांव था। इनाम गांव था। कौन सा था इसमें से? इनाम गांव था जो किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कब्रें पाई गई थी। ये बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे सही होगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण युग के बारे में पूछा है। ताम्रपाषाण युग की कब्रों के बारे में कौन सा सही है आपने बताना है। ताम्रपाषाण युग के बारे में, महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के लोग जो मृतक थे उसको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। बिल्कुल सही है। और कब्र में मृतक के साथ तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है कि महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। बिल्कुल सही है। और कब्र में मृतक के साथ तांबे की वस्तुएं भी रखी जाती थी, यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। इस काल में कब्र में मृतक के साथ मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए यूज होंगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? सी होगा आंसर, ये दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, ताम्रपाषाण काल के बारे में हम यहाँ से हमसे पूछा कि कौन सा सही है, आपको सही बताना है। कौन सा सही है? इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हाँ, बिल्कुल सही है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल में वृषभ यानी सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो ये तीनों सही यहाँ पे। जो ताम्रपाषाण काल के धार्मिक जीवन के विश्वासों के बारे में देखें तो इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और ये तीनों सही यहाँ पे। ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं। जो मिट्टी की जो स्त्री मूर्तियाँ हैं वो बड़ी संख्या में पाई गई हैं। मातृष्टात्मक थी, मतलब जो सत्ता थी वो माता मातृष्टात्मक थी। इस काल में वृषभ यानी सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाओं से यह साबित होता है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। तो इनाम गांव से क्या मिलता है? मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। और वृषभ यानी सांड था वो उनका धार्मिक पंथ माना जाता है और वृषभ मूर्तिकाएं जो मिली हैं। और ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी और बड़ी संख्या में मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली हैं। तो यहाँ पे दोनों सही हैं। आपका जो आंसर होगा वो होगा, तीनों सही हैं। आंसर यहाँ पे डी होगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? डी, क्योंकि ये पे तीनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्या सुमेलित करना है? क्या करना है आपको? सुमेलित करना है आपको। देखिए, पूर्वी भारत ये क्या था? आंशिक समाधान किया जाता था, तो ए का 4 के साथ मैच होगा। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान किया जाता था। दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। तो कैसे होगा इसका जो आंसर होगा? पूर्वी भारत में आंशिक समाधान किया जाता था, पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान किया जाता था, दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे कौन सा सुमेलित होगा? यहाँ पे होगा आपका सी वाला, 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऐसे मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ताम्रपाषाण काल के बारे में हमसे यहाँ से पूछा है। ताम्रपाषाण
संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा सही है। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था, ये सही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए सही है। ताम्र पाषाण काल में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्र पाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। ताम्र पाषाण काल में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि से पता चलता है कि ताम्र पाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया जाता था। जो पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया जाता था, कुछ बच्चों के गले में क्या था, तांबे की मनकों का हार पहनाकर दफनाया जाता था, जबकि अन्य बच्चों की कब्र में सामान के तौर पर कुछ बर्तन के जो पात्र थे। इस काल में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्र में रहते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। आयताकार मकानों में सरदार वर्ग तथा गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग रहते थे। तो ताम्र पाषाण बस्ती काल में बस्ती के ढांचे में शव संस्कार विधि से पता चलता है ताम्र पाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा पहाड़ी बस्तियों में पाया जाता था। कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहना कर दफनाया जाता था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मिले हैं। इस काल में सरदार और उनके जो नातेदार थे वो आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्र में रहते थे। इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे और आयताकार मकानों में सरदार लोग थे वो गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह था जो कोरोमंडल तट पर था? कोरोमंडल तट पर था, तो वो हमसे पूछा कौन सा था, तो था आपका शोपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाणिक संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से अलग क्यों माना जाता है? ये हमसे पूछा है, क्यों माना जाता है? तो कौन अलग करता है इसमें? वो है मालवा और जोरवे। ठीक है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति को अलग करता है। क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सी संस्कृति निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से अलग माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो है मालवा और जोरवे। कायथा और गणेश्वर है वो हड़प्पा संस्कृति के जैसा है, लेकिन जो मालवा और जोरवे है वो है जो अलग करता है। मालवा संस्कृति थी वो नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई जाती थी। जो मालवा संस्कृति है कहाँ पाई जाती थी? नवदा टोली में पाई जाती थी और एरन और नगदा में पाई जाती थी। ये संस्कृति अलग मानी जाती थी। जोरवे संस्कृति को विदर्भ और कोंकण को छोड़ के सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। ठीक है, और यह देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्क समकालीन थी, इसके मध्यभाग में कुछ प्राक हड़प्पाई स्थल मिले हैं और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी देखने को मिलता है। गणेश्वर संस्कृति को उसके सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए पाक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता। तो मालवा संस्कृति नवदा टोली, एरन और नगदा में पाई जाती थी। जोरवी संस्कृति थी वो विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यह देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाणिक जो बस्तियां हैं वो हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। और कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्क समकालीन है, इसके मध्यभाग थे कुछ पाक हड़प्पाई स्थल हैं, साथ ही पर हड़प्पाई प्रभाव भी देखने को मिलता है। गणेश्वरी संस्कृति को सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं या अन्य उपकरणों को देखते हुए पाक हड़प्पाई ताम्र संस्कृति इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर होगा ए और बी आंसर होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में ही हमसे पूछा है कौन सा है जो असत्य है। असत्य हमसे पूछा कि कौन सा असत्य है, इसके बारे में। इस काल में कायथा और एरन बस्तियों की किलाबंदी की थी, ये सही है। जो ताम्रपाषाण काल में कायथा और एरन हैं उनकी किलाबंदी की थी, ये सही है। हमसे असत्य वाला पूछा है, सत्य है ये। ठीक है, बी वाला होगा। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी।
तो यहाँ पे आंसर बी होगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नवदा टोली है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित था, बिल्कुल सही। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे, जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे वो लेखन कला नहीं जानते थे, बिल्कुल सही है। और नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर थी, ये सही है। और जो ताम्र पाषाण की काय था और जो एरण बस्तियां थी वो किलाबंद थी। ताम्र पाषाण, अब इसको डिटेल से हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। अभी हम जो भी आसपास से क्वेश्चन आ सकते हैं। ताम्र पाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर दिखाई देता है। पूर्वी भारत चावल उपजाता था, तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की ओर से जो पश्चिमी महाराष्ट्र के में इनाम गांव की जो बस्तियां थी किलाबंद थी। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल था, जो नर्मदा नदी के तट पर बसा था। इस स्थान पर अब तक सबसे अधिक अनाज भंडार पाए गए हैं, ठीक है। जो नवदा टोली है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पूरा पाषाण जो ताम्र पाषाणिक स्थल था और नर्मदा नदी के तट पर बसा था। जो नवदा टोली है सबसे अधिक जो अनाज भंडार पाए गए हैं यहाँ पर नवदा टोली से। और ताम्र पाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, वे नगरों में रहकर ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जबकि काशी युग के लोग नगरवासी हो गए थे, ठीक है। जो ताम्र पाषाण युग के लोग थे वो क्या थे, वो थे जो लोग थे वो ग्रामीण समुदाय में रहते थे, और काशी समुदाय के लोग थे वो नगरों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्कोलिथ युग किसको कहा जाता था? किसको कैल्कोलिथ युग कहा जाता था, ये हमसे पूछा। निम्नलिखित में से किस युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता था? तो कहा जाता था ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथ कहा जाता था, तो यहाँ पे डी आंसर सी होगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता था? तो ताम्र पाषाण काल को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ताम्र पाषाण काल को कहा जाता था। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथ युग कहा जाता था। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसे कहा जाता है? जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने उपकरणों का भी पता चलता है। मतलब ताम्र पाषाण क्यों पढ़ा है? ताम्र मीन्स तांबा और पाषाण मीन्स पत्थर, मतलब जहाँ से तांबे के औजार के साथ साथ तांबे और पत्थर के उपकरण मिले हैं, तांबे और पत्थर के जहाँ पे औजार मिलते हैं उसी ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्र मीन्स तांबा और पाषाण मीन्स पत्थर। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा चैनल है एम विद नैतिक भारद्वाज, एम विद नैतिक भारद्वाज, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जरूर देखना। और रात को डेली 9 बजे अनअकैडमी पर क्लासेज होती है, वो भी जरूर देखना। और फ्री क्लासेज के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर भरना अनअकैडमी का। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी ये जो वीडियो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।